Welcome to Tarun X Ames. I will be your geology faculty and will also teach some botany chapters like genetics. हमारा जो कोर्स है माय डियर उसका नाम है बायो बूस्टर एम्स जो कि कंप्लीटली क्या होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सारे ही चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर हम सारा कवर करेंगे। साथ में आपको हर चैप्टर कराने के बाद में क्या देंगे, डीपीपीस देंगे, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिटेन हुआ है और कितना आपकी मेमोरी से लॉस हो चुका है। ठीक, और साथ में यदि आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बायो बूस्टर एम्स। और समय बहुत कम है, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोकस रहेगा केवल इंपॉर्टेंट चीजों पर और जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है नीट के अंदर, क्योंकि हमारे पास जस्ट क्या है, एक मिनट। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है इनडायरेक्टली यूज की जाती है ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स का, तो इनडायरेक्टली की जगह डायरेक्टली वर्ड यूज हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखें। और ब्रीदिंग को कॉमनली क्या बोल दिया एनसीईआरटी ने, रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, CO2 को बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को अंदर ले लेना। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 जो कि हमारा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बाहर फेंक देना, दैट इज ब्रीदिंग। कॉमनली क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इसी को क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन। ठीक, और यहाँ से एक असर्शन रीजन जो बन सकता है वो क्या हो सकता है कि एक असर्शन आ सकता है कि it is evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। ठीक, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा ऑर्गेनिज्म को चाहिए किसके लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स को, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और इस दौरान, इस कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान CO2 एक हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है जिसको कि बाहर फेंकना पड़ता है। तो असर्शन ट्रू हो जाएगा, रीजन भी ट्रू हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। इसमें से क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है पीवाईक्यूज में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था फ्रॉग के ऊपर कि फ्रॉग जो है वाटर के अंदर कैसा रेस्पिरेशन शो करता है, ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, मतलब स्किन के थ्रू करेगा केवल। और लैंड के ऊपर कैसा करेगा माय डियर, क्यूटेनियस करेगा, बक्कोफेरेंजियल करेगा और पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा। मतलब स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी से करेगा तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और लंग्स के थ्रू करेगा इसलिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करेगा। कौन, फ्रॉग। एक ही क्वेश्चन हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, गिल्स। यदि स्ट्रक्चर वर्ड यूज हुआ स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर तो हो जाएगा गिल्स, और यदि बैग यूज हुआ वेस्कुलराइज्ड बैग उसका मतलब क्या हो जाएगा, लंग्स। और जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करेंगे उसको नाम देंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो गिल्स के थ्रू करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ध्यान देना, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल नहीं है, क्या है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, दो चीज के ऊपर रखता है, एक तो हैबिटेट के ऊपर और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक, और ध्यान से अब और क्या क्या इसके अंदर, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटफॉर्म, ये कैसे एक्सचेंज करते हैं O2 और O2 with CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। और अर्थवर्म कैसे कर सकता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से। कैसे करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट्स के पास में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। और बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। और जो गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है ये किसके लिए, कौन यूज करते हैं इसको, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इसको यूज करते हैं। ठीक, और ये वाली ध्यान रख लेनी है कि अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स, पता है ये नॉर्मल सी बात है। वेयरएज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। और जिसमें कि एम्फीबियंस की खास बात है कि वो फ्रॉग जैसे वाटर के अंदर किससे कर रहा है, केवल स्किन से, और बाहर आने के बाद में स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है और बक्कल कैविटी से भी करता है। बस हो, आपको इतना ध्यान रखना है, आगे बढ़ना। अब आ गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सीक्वेंस वो ध्यान रखनी होती है कि नोज, सबसे पहले एयर कहाँ घुसेगी, नोज, फिर नेजल पैसेज, उसके बाद में नेजल चैम्बर, इसी को नेजल कैविटी बोल देते हैं। तो पहले नोज, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल्स इनिशियल वाला, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर। तो ये सीक्वेंस ध्यान है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि फेरिंग्स को क्या बोल देते हैं अपन, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए। और लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड को प्रोडक्शन करता है, इसलिए क्या बोल देते हैं, साउंड बॉक्स। और ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम खाना निगलते हैं तो जो ग्लोटिस है, जो कि विंड पाइप के ओपनिंग को क्या बोला जाता है माय डियर, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस को कवर करता हुआ नजर आता है कौन, एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कौन सा, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है जो कि बहुत थिन है, नाम है एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को लैरिंग्स के अंदर एंटर करने से या फिर विंड पाइप के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करता है। और जो ट्रेकिया है वो क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं
कि ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, कौन से वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। हो सकता है फिफ्थ को चेंज करके कुछ और लिख दे, या हो सकता है थोरेसिक की जगह कुछ और वर्ड यूज कर ले हमसे, ओ नीट वाले, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या कर जाती है, डिवाइड, और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद में एल्वियोलाई पे आ जाता है। ऐसा डिवीजन होता है, ठीक है। और एक और यहां से जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ध्यान देना माय डियर, ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ही कवर होता है किससे, इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो जो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज है कहां से कहां तक कवर करती है, ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कवर नहीं होता किससे, इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज से। और एल्वियोलाई के बारे में पॉइंट आ सकता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा थिन है, वेरी थिन है, इरेगुलर वॉल है। एल्वियोलाई का सुनते ही ना ध्यान ऐसा लगता है कि अच्छी चीज क्या लगेंगे, क्या होनी चाहिए, रेगुलर, मगर क्या है माय डियर, ये इरेगुलर वॉल है और वेस्कुलराइज्ड बैग है। ये वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोलाई। और हमारी जो लंग्स है वो डबल लेयर प्लूरा से कवर होती है, किससे होती है, डबल लेयर प्लूरा है, उसके बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है ऑन द लंग सरफेस। और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन उसको क्या बोलेंगे, पैराइटल, और जो इनर मेम्ब्रेन उसको क्या बोलेंगे, विसरल। तो जो विसरल वाली है वो क्लोज कांटेक्ट में किसके, लंग सरफेस के, और जो आउटर मेम्ब्रेन वो किसके क्लोज कांटेक्ट में है, थोरेसिक वॉल के या फिर थोरेसिक लाइनिंग। इसमें अब क्या पढ़ना है हमें, कंडक्टिंग पार्ट में क्या, कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है, नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ठीक। तो नोस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे और कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था हमने, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। तो वो क्या था कि ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक कवर रहेगा किससे, इनकम्प्लीट रिंग से। मगर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टिंग जोन की। तो कंडक्टिंग जोन क्या है, नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पूरा क्या है, कंडक्टिंग जोन। और एल्वियोलाई और उसके डक्ट वो क्या है, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन। तो आपको पता है कैसे ध्यान रख लेंगे कि एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है, केवल एल्वियोलाई और उसके डक्ट, ठीक। बाकी सारा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। ना कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस दे रखे हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। दूसरा, क्लियर करेगा उसको कहां से, फॉरेन पार्टिकल से। फिर उसको ह्यूमिडिफाई करेगा और उसको जो टेम्परेचर उसको रिड्यूस डाउन करेगा बॉडी टेम्परेचर पर। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। कि एक्चुअल डिफ्यूजन किधर होता है, रेस्पिरेटरी जोन में, और एक्सचेंज जोन में, मतलब एल्वियोलाई और उसके डक्ट करते हैं, ठीक। नाउ ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है। इसमें क्या है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली क्या है, एयर टाइट चैम्बर। कैसे है एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, वो समझेंगे। तो जो थोरेसिक चैम्बर है वो कैसे है, डोर्सली किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक। और वेंट्रली कैसे किससे बना है, स्टर्नम से। लेटरली किससे बना है, रिब्स से। और नीचे जो लोअर साइड है वहां पे कैसे किससे बना है, डोम शेप्ड डायफ्राम। कैसा शेप है, डायफ्राम का डोम शेप। तो समझ में आ गया कि वेट डोर्सली पीठ की तरफ किससे बना हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम है, पता है। आगे क्या है, स्टर्नम, और लेटरली क्या है, रिब्स, और नीचे की तरफ क्या है हमारा, डोम शेप्ड डायफ्राम। तो क्या हो गया, एयर टाइट चैम्बर हो गया। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs or the pulmonary cavity। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है आपकी इस पूरे पैराग्राफ की, कैसे की, क्योंकि हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते किसको, पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता, केवल थोरेसिक वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज करेंगे। और जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगी, इनडायरेक्टली क्या चेंज हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक। तो इसीलिए ये वाली लाइन लिखी है, तो इसको ध्यान रखना है कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और द पल्मोनरी कैविटी। और ये जो अरेंजमेंट है वो एसेंशियल है किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। नाउ अब रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ये इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। उसको क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेंगे, CO2 रिच एल्वियोलर एयर को बाहर निकालेंगे, ठीक। जब एक बार सांस अंदर, हमने हवा अंदर ले ली, उसके बाद में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का एल्वियोलाई लेवल पर। अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिफ्यूजन O2 और CO2 का। उसके बाद में क्या होगा, ब्लड लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन गैसेस का, ठीक। उसके बाद में फिर टिश्यू लेवल पे क्या होगा, डिफ्यूजन O2 एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। उसके बाद में क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा O2 का फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड इस कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा क्या, CO2 बनेगा, जो कि हार्मफुल है, फिर उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर 5 स्टेप्स है। पहले ब्रीदिंग, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, फिर डिफ्यूजन एट द टिश्यू लेवल, उसके बाद में क्या होगा, यूटिलाइजेशन। बस ये 5 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर। तो पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको कैसे मान के चलना है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। कैसा होता है मैकेनिज्म, क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये भी आपको मान के चलना है।
ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये पूरा मैकेनिज्म डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो जब इंस्पिरेशन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब विद इन द लंग्स, ठीक, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर क्या करती है, फ्लो करेगी। तो नेगेटिव प्रेशर कहां पर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, नेगेटिव, मतलब विद इन द लंग्स क्या है, नेगेटिव। तो बाहर से क्या आ जाएगी अंदर, ये किसके अंदर हुआ है, इंस्पिरेशन के अंदर, और एक्सपायरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या चल जाएगा, बाहर की तरफ, वो हो जाएगा एक्सपायरेशन। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। जो हम प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं, डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, जो कि क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, ठीक। नाउ इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट आते हैं हमेशा। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी डायफ्राम ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है थोरेसिक कैविटी की, और इससे पल्मोनरी कैविटी में भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक। पहले थोरेसिक कैविटी में चेंज होगा, फिर किसमें होगा, पल्मोनरी कैविटी में। तो इसमें इतना ही लिखा है, ठीक। और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स and the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, कौन सी मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन के अंदर यूज होती है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यूज होगी, जो कि हमारी रिब्स को और स्टर्नम को क्या कर देती है, अपलिफ्ट कर देती है, ठीक। और हमारी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, कैसे, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में ऐसे वॉल्यूम बढ़ाती है थोरेसिक चैम्बर की, ठीक। तो इसमें यही ध्यान रखना है बस, डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल किस में बढ़ाता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। और द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, पता ही है, ठीक। तो यही मैकेनिज्म है। और इसमें और क्या ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, जिनको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल्स, ठीक। तो एब्डोमिनल मसल्स का यूज करके हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, किसकी, इंस्पिरेशन की और एक्सपायरेशन की। जब हमें फोर्स्ड एक्सपायरेशन करना होगा या फोर्स्ड इंस्पिरेशन करना होगा, तब हम एक्स्ट्रा मसल्स का यूज करते हैं, जो कि एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक। और एवरेज, ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक। और इन वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पायरोमीटर। इतना आपको ध्यान रखेगा, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जहां से सबसे ज्यादा पीवाईक्यू जाते हैं, किस किस पे आते हैं, तो मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर वैल्यूज पूछ डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं तो कितनी इंस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। तो एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर कर सकता है पर मिनट, तो पर मिनट में कितना बार करते हैं, 12 से 16 टाइम। तो 12 से 16 टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से, तो कितना आ जाएगा, 6000 से लेकर 8000 ml पर मिनट क्या कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम हम लेते हैं। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम एक्स्ट्रा कितना रिजर्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं एडिशनली। तो यहाँ पे पहले जो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, उसमें लिखा होता है एडिशनल वर्ड, मगर नई एनसीईआरटी में हटा दिया है। मगर आपको मान के चलना है, यदि नई वाला भी वर्ड, नई वाली लाइन आती है तो भी सही है, पुरानी वाली लाइन आती है एडिशनल वर्ड लिखा रहता है तो भी सही, ठीक। तो एडिशनल वर्ड आप ऐड कर लेना खुद से ही। तो इंस्पिरेशन में एक्स्ट्रा हम नॉर्मली कितने लेते हैं, टीवी तो लेंगे से, तो टीवी के अलावा कितना हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 2500 से लेकर 3000 ml तक, ठीक। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि कितना हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्सेबल एक्सपायरेशन से। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो कितना निकाल देंगे, दैट इज वो हो जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्स्ट्रा कितना निकालेंगे, टीवी तो लेते हैं, टीवी निकालते हैं, अरे टीवी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, टीवी निकाल देंगे, उसके अलावा कितना निकाल देंगे, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होगी 1000 से 1100 ml। ध्यान रखना, इंस्पिरेटरी हमेशा ज्यादा होगी, आप खुद महसूस कर सकते हैं, आप सांस ज्यादा ले सकते हैं, मगर आप ज्यादा छोड़ नहीं पाएंगे। ज्यादा कितना छोड़ पाएंगे, 1000 से 1100 ml तक। अब रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके ऊपर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वैल्यू पूछी जाती है 1100 से 1200 ml होती है, और ये कोलैप्स होने से बचाती है किसको, लंग्स को। तो कैसे रेजिडुअल वॉल्यूम है क्या, फोर्सेबल एक्सपिरेशन करेंगे, फोर्सफुल जितना एक्सपायर कर सकता हमने कर दिया, फिर भी कुछ वॉल्यूम अंदर शेष रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, जिसकी वैल्यू है 1100 से 1200 ml। अब हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज के अंदर क्या करेंगे माय डियर, ऐड कर देंगे इसको, 2 या 3 वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या बनेगी, कैपेसिटी बनेगी। 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करने पे कैपेसिटी बनेगी, 2 या 2 से ज्यादा। तो जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो मतलब हमारी कितनी इंस्पिरेशन की पावर है,
कितनी कैपेसिटी है, तो क्या एक तो टाइडल वॉल्यूम लेते ही है, ऊपर से क्या ले लेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसको भी जोड़ देंगे और साथ में टाइडल वॉल्यूम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको एक्सपायरेशन तो नॉर्मल करना है, कि आपने नॉर्मल क्या कर दिया, नॉर्मल एक्सपायर किया है, फिर उसके बाद में फोर्सेबल क्या कर रहे हैं आप, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, सॉरी इंस्पिरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें कितना ले सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब हमें इंस्पिरेशन तो क्या करना है, नॉर्मल, उसके बाद में हम कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो क्या कर देंगे, टीबी को निकाल ही देंगे, टीबी लेता है तो उसको निकाल दो, साथ में क्या निकाल सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी निकाल दो, तो क्या बन जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नाम से समझिए, रेसिडुअल मतलब जो बाकी रह गई है लंग्स के अंदर, और कैसे, फंक्शनल, जब हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो लंग्स के अंदर क्या क्या बाकी रह जाएगा, तो माय डियर आपको पता है रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बाकी रहती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी क्या बाकी रह जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि एक्सपायरेशन के बाद में कितना बच जाएगा, समझ में आता है। तो अपन नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक, उसके बाद में लंग्स के अंदर क्या बाकी रह गया, तो क्या क्या बाकी रह जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि हमने जस्ट क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कब निकलती है, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते थे, अभी हमने क्या किया, जस्ट नॉर्मल, तो ये बाकी रह जाएगा ईआरबी प्लस आरबी, ठीक। अब हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की। अब यहाँ पे अपन को ताकत लगानी है, जैसे वर्ड यूज होगा वाइटल, तो यहाँ पे ताकत लगा के बताना है कि अब कितनी बचेगी हमारे पास, कितना रहेगा, कितना लंग्स के अंदर आ सकती है। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया सब कुछ, उसके बाद में इंस्पिरेशन कितना कर सकते हैं, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या क्या निकल गया, क्या ईआरबी भी निकल गया, साथ में टीबी भी निकल गया, टीबी निकल गया, ईआरबी निकल गया, तो वापस क्या क्या ले लेंगे, टीबी ले लेंगे, ईआरबी ले लेंगे, और क्या बात, आईआरबी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बात क्या करनी है, कैपेसिटी की बात करनी है, तो हमें फोर्सफुल लेना है, तो फोर्सफुल कितना ले सकता है, आईआरबी भी ले सकता है, तो ये मिला के क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लिया, तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद हम मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकते हैं, वो भी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन क्या क्या लेंगे, टीवी लेंगे और साथ में आईआरबी लेंगे, ठीक। तो हमने टीवी लिया, टीवी को निकाल दो, आईआरबी लिया, आईआरबी को निकाल दो, और साथ में मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, ईआरबी। तो इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी सबसे आसान है, सारी वॉल्यूम को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे अब लंग्स के अंदर कितना क्या मामला है, दैट इज पूरा मामला है इस टोटल लंग कैपेसिटी। तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होगा माय डियर, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में किससे होता है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। किसको, प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर लिखा होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। अब जो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है, मेनली जो मेन फैक्टर वो क्या है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कितने ज्यादा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सबसे पहला फैक्टर। सेकंड नंबर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि डिफ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो तीन चीज हो जाएगी, प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। और जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाएंगे तो हाई टू लो दिखाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब हमें दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे कि ऑक्सीजन का कहां से कहां तक है, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ब्लड से टिश्यूज की तरफ है। बिकॉज एल्वियोलाई में क्या है, ज्यादा, ब्लड में क्या है, कम, और फिर ब्लड में क्या है, ज्यादा, टिश्यूज में क्या है, कम, तो ब्लड से टिश्यूज की तरफ जाएगी और एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो CO2 के लिए है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे टिश्यूज से किधर की तरफ, ब्लड की तरफ। बिकॉज टिश्यूज में क्या है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कितना है, 45, और ब्लड के अंदर क्या है, 40, उधर जाएगा। फिर ब्लड के अंदर कितना है, 45, एल्वियोलाई के अंदर क्या है, कम, तो उधर की तरफ जाएगा। तो ये समझ में आता है आपके। अब अपन ये वाली वैल्यूज अपन को ध्यान रखनी है, जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज दे रखी है O2 और CO2 के लिए, ये डायरेक्ट पूछी जाती है, ध्यान रखना है। जो एटमॉस्फेरिक एयर की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी है 159, CO2 की कितनी है जस्ट 0.3, कितना 0.3। अब अपन बात कर रहे हैं अपना एल्वियोलाई, फिर ब्लड के अंदर और टिश्यूज के अंदर। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कितनी है 104, जबकि CO2 की कितनी है 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो कितना है 40-45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन जीत जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कितनी रहेगी 45, और ऑक्सीजन कितनी रहेगी 40। अपन को पता है मोटा मोटा 40-45 का खेल ज्यादा चलता है, 40-45 वाली वैल्यूज ज्यादा आती है
और जो नॉर्मल वैल्यूज है 104, 95 वो पता ही है हमें। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना है 104, मगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यदि बात करें तो कितना है 95, और टिश्यूज के अंदर कितनी ऑक्सीजन 40। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 45, और टिश्यूज में भी कितना है 45, जबकि ऑक्सीजनेटेड में कितना है 40, और एल्वियोलाई में भी कितना है 40। ठीक, इस वैल्यूज को पढ़कर आप समझ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किधर से किधर की तरफ। ठीक, यदि भूल जाए तो आप बना सकते हैं कि हमें टिश्यूज से CO2 को बाहर फेंकना है तो टिश्यूज में ज्यादा रखना है CO2। ठीक, और ऑक्सीजन को कहां से कहां लेना है वो आपको पता है। ये वाला जो डायग्राम है आप उसके मतलब उसको पढ़ सकते हैं ताकि और जल्दी आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना है 104 mmHg, PCO2 कितना है 40, और इसके अंदर कितना है पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैरीज करती है CO2 रिच ब्लड। हालांकि आर्टरी है मगर क्या रिच करती है माय डियर, कौन सा ब्लड लेके जाती है CO2 रिच ब्लड, ये एक्सेप्शन है आपको बताया। और पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि सिस्टमिक वेन से आ रही है, सिस्टमिक वेन किसमें जाके हार्ट के अंदर आई, फिर यहाँ से क्या निकली पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके अंदर ऑक्सीजन का कितना है 40 और इसका CO2 कितना है 45। तो 45 CO2 का है तो इधर की तरफ जाएगा, इधर 40 ऑक्सीजन का तो इधर 104 इधर की तरफ आएगा। अरे है नहीं, फिर आधे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाएगा माय डियर, लंग्स के थ्रू गुजरेगी ये पल्मोनरी वेन, लंग्स से आएगी। तो यहाँ पे इसका कितना होगा 95 और CO2 कितना हो जाएगा 40। फिर वापस बॉडी टिश्यूज की बात करेंगे, बॉडी टिश्यूज में कितना है ऑक्सीजन का 40 और CO2 कितना है 45। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 95, तो 95 से किधर की तरफ आएगा इधर की तरफ, और PCO2 कितना है 45 में, इसमें कितना है 40, तो इधर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। हाँ ठीक, ये पढ़ना। और क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितना है 20 से 25 टाइम्स हायर, 20 to 25 टाइम्स हायर है किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए डिफ्यूज जो करेगी पर यूनिट पार्शियल डिफरेंस, पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस CO2 का बहुत ज्यादा क्या होगा डिफ्यूजन, बिकॉज 20 से 25 टाइम क्या है सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन से, 20 से 25 गुना ज्यादा है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर्स, 3 मेजर लेयर से बनी होती है। एनसीईआरटी में 3 लिखा है, यही मानना है आप। कौन कौन सी है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक, ये ध्यान से देखिए, ये एल्वियोलाई है तो इसकी ये क्या है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर वॉल, जो कि 1 सेल थिक है, जो कि क्या है जस्ट 1 सेल थिक है, और इसके बीच में क्या भरा हुआ है बेसमेंट सब्सटेंस। उसके नीचे क्या है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, जो कि भी वो भी 1 सेल थिक है। ठीक है, एंडोथेलियम में क्या है 1 सेल थिक, लिखा नहीं है मगर आपको मानना है क्या है 1 सेल थिक। तो 3 चीज हो गई अपनी, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि क्या है थिन है। क्या बोल रहे हैं थिन, बस। और जो टोटल थिकनेस है वो क्या है लेस देन 1 मिलीमीटर, इसकी पूरी मिला के जो टोटल थिकनेस है लेस देन 1 मिलीमीटर से भी क्या है कम। और सारे फैक्टर फेवरेबल है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। ठीक, और कंफ्यूज मत होना, ये जो बेसमेंट में ये जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो क्या उसको क्या बोलते हैं वेरी थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी थिन बोलते हैं, मगर यहाँ पे ऐसे क्या लिख रहे हैं कि 1 सेल थिक। तो ऐसा कंफ्यूज में थिक क्यों लिख रहे हैं, ऐसे उसको बोलने का तरीका ऐसा है कि क्या है ये 1 सेल थिक है, ये भी 1 सेल थिक है, मगर ओवरऑल क्या है थिन है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना। ध्यान से जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 के ऊपर, मगर सबसे पहले छोटा क्या है ऑक्सीजन, तो पढ़ लेता हूँ। 97% आरबीसी के थ्रू या फिर लिखा हो सकता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है 97%, और जो 3% है वो प्लाज्मा में होता है डिजोल्व स्टेट में, किसमें डिजोल्व स्टेट में। ये हो गया ऑक्सीजन का खत्म। और CO2 जो 7% है डिजोल्व स्टेट में होती है प्लाज्मा के थ्रू, तो प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में कितनी होती है जस्ट 7%। और 20 से 25% क्या होती है आरबीसी के थ्रू या फिर हीमोग्लोबिन के थ्रू एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या है माय डियर, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड शो करता है, हम किसकी बात कर रहे हैं CO2 की, वो क्या शो करता है कार्ब अमाइनो, उसको क्या बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक, तो 20 से 25% कौन करता है आरबीसी या हीमोग्लोबिन। और जो मेजर फॉर्म है वो है 70%, 70% किसमें होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन को पता है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है, कैसे करती है रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है, मतलब जुड़ेगी और टूट भी सकती है। इसलिए क्या कौन सा कर्व ऑब्टेन करते हैं हम, सिग्मोइड कर्व। ठीक, कि एक बार जुड़ती है फिर डिसोसिएशन भी होना जरूरी है, तब जाके डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ईच हीमोग्लोबिन जो है कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कितने के साथ बाइंड कर सकती है 4 के साथ, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल से क्या माय डियर, तो एटम यदि आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 8। ठीक, तो ध्यान रखना है बस इस छोटी मोटी चीज ध्यान रखनी है, वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकती है एक हीमोग्लोबिन। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि अभी हम बात करेंगे बाद में जाके CO2 की कि किस पर डिपेंड करती है। तो हमेशा जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो किस पर डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2 की बात करेंगे किस पर डिपेंड करेगी
CO2 के पार्शियल प्रेशर। मगर CO2 वाले में थोड़ा सा कैच है, वो हम देखेंगे। अभी हम ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो प्राइमरली मतलब मेनली किस पे डिपेंड कर रही है उसकी बाइंडिंग, केवल और केवल ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे मेनली डिपेंड कर रही है। मगर इसको थोड़ा बहुत जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी इसको अफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वो उस बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे, कितना बाइंड होगा कितना नहीं होगा। ये इसका छोटा सा रोल है, छोटा मोटा रोल है, मगर जो मेन रोल है वो इसका है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। और जब हम और ये वाला जो कर्व हम जब ऑब्टेन करते हैं, जहां पर हम दिखा रहे होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो एक कर्व मिलता है दैट इज सिग्मोइड कर्व, एस शेप का कर्व मिलता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो इसका रीजन आपको सिंपल सा क्या देना है कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ये देखने को मिलती है। कौन सी बाइंडिंग, कोऑपरेटिव बाइंडिंग, इसलिए इसका रीजन है, किसका रीजन है, सिग्मोइड कर्व का ना। अब हम ये वाले फैक्टर्स पूछे जाते हैं, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाने के में कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है। तो हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो आराम से सोच सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ज्यादा, और PCO2 क्या होना चाहिए, कम, और लो H+ कॉन्सेंट्रेशन है, लो टेम्परेचर, लो H+ कॉन्सेंट्रेशन, और लो H+ कॉन्सेंट्रेशन को घुमाने के लिए क्या लिख सकते हैं, हाई pH, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H+ की कम होगी तो pH क्या होगा, ज्यादा, तो लो H+ कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं हाई pH। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये तो किसके लिए हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डिसोसिएशन फिर पूछ सकते हैं फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक। और यहां से क्या लाइन बनती है, ये वाली लाइन बनती है, एवरी 100 ml, हमेशा आती रहती है स्टेटमेंट में, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक। 100 ml कितना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करेगा, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यूज को। और बाद में जाके हम देखेंगे उसमें CO2 में, उसमें क्या होता है, 100 ml क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml करते हैं, ठीक। तो वो वाला आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर देख लिया हमने कि 20 से 25% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि CO2 को जोड़ना है तो किस पे डिपेंड करेगा, CO2 पे। मगर यहां पे कैच है कि जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, CO2 के रूप में PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर which could affect this binding। बस माय डियर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि PO2 is a major factor which could affect this binding। CO2 की जो बाइंडिंग में जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखेंगे आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम पाई जाती है, उसकी बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, किसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कॉन्सेंट्रेशन आरबीसीज के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा, और थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन कहां देखने को मिलती है, प्लाज्मा के अंदर भी देखने को मिलती है, मगर आरबीसीज के अंदर क्या मिलती है, ज्यादा। और जो ये एंजाइम है एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉलो करती है, क्या करती है, बहुत डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चलती है, इसलिए क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कैसे, CO2 प्लस H2 को जोड़ के बाइकार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3, फिर इसको तोड़ देती है किसमें, बाइकार्बोनेट और H+ आयन के रूप में। तो कैसे, टिश्यूज पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है किसका, CO2 का, पार्शियल प्रेशर CO2 को बहुत ज्यादा होता है किस पे, टिश्यूज लेवल पे। तो वहां पर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करती है और CO2 डिफ्यूज कर जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और बन जाता है कि अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट आयन बनता है, H+ आयन बनता है। फिर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये मेजर क्या है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म में बाइकार्बोनेट 70% ऐसे जाता है। फिर हम जाएंगे एल्वियोलाई के पास में, ये बाइकार्बोनेट गया किसके पास में, एल्वियोलाई के पास में, और एल्वियोलाई में क्या है बच्चों, एट द एल्वियोलाई जो PCO2 वो क्या है, बहुत कम, तो क्या डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन है अभी ये एंजाइम कैसे कर रही थी, ऐसे चला रही थी, इस बार कैसे चलाएगी, ऐसे। तो जब इस तरीके से चलाएगी तो क्या माय डियर CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा एल्वियोलाई लेवल पे, तो CO2 बन जाएगा और रिलीज हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक। और यहां से ये वही लाने आती है जो मैंने पहले बता दिया आपको कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, तो इसमें कर सकते हैं कि वो ये तो डेटा सेम रखेंगे 100 ml 4 ml की सब बच्चों को रटा हुआ है, मगर क्या चेंज कर सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड है। जब CO2 की बात करेंगे तो कौन सा ब्लड रखना है, डीऑक्सीजनेटेड। जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कौन सा रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करेगा, 4 ml CO2 करेगा एल्वियोलाई को, किसको, एल्वियोलाई को। ये भी ध्यान रखना है एल्वियोलाई को जरा गलती से टिश्यू ना कर देना, टिश्यू में थोड़ा देता है, टिश्यू से लेके जाते किधर की तरफ, एल्वियोलाई की तरफ, ठीक। तो अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है माय डियर, न्यूरल सिस्टम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करता है। तो कैसे करता है, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो कि कहां पे प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, जो कि जाना जाता नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारा मेन सेंटर है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। और एक और दूसरा सेंटर है जो कि पोन्स के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि इस रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, इसको कुछ सिग्नल दे सकता है कि इसमें तू
कुछ चेंज कर। तो कैसे जनरली जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, इनहिबिटरी सिग्नल लेता है। कौन सा सिग्नल लेता है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है, जिससे कि इंस्पिरेटर जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन है, जो सांस लेने की अब जितने टाइम तक सांस लेते उसको क्या कर देता कम, जो जब जब इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम कर देगा तो क्या इंस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो इंस्पिरेटरी रेट को ज्यादा करता है और ड्यूरेशन को कम करता है। तो ये नेगेटिव इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है किसके पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, जिससे रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड इसीलिए रेस्पिरेटरी चीज को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर में भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक, जनरली, ठीक। और एक होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुलम के अंदर, तो वहां उसके बगल में ही जस्ट क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए, CO2 और H+। ध्यान से, CO2 और H+ के लिए। अभी बाद में पढ़ने वाले ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं होता, बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल होता है ना, वो लाइन लिखी हुई है, पता है आपको। तो क्या क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो कि मॉडरेट कर रहा है, और एक हो जाएगा कैरोटिड एंड एओर्टिक रिसेप्टर। तो जो कैरोटिड आर्टरी और जो एओर्टिक बॉडी है वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं जो भी सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो जब उनको ज्यादा लगेगा तो ये सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिजर्व सेंटर को, और ये PTC मतलब न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ये भी इसको मॉडरेट करेगा, और साथ में कीमो सेंसिटिव एरिया ये भी इसको मॉडरेट करता है, और रेगुलेशन इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक। और लास्ट में ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ना के बराबर रोल होता है, इसलिए क्या है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक। हो गया रेस्पिरेशन का रेगुलेशन। अब पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अस्थमा, आपने देखोगे अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने में दिक्कत कब होगी, जब सांस आएगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक एलर्जिक रिएक्शन है अस्थमा, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जब इन्फ्लामेशन होगा तो अंदर की तरफ जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या पैसेज कम हो जाएगा, क्या जगह कम हो जाएगी, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, और साउंड कैसा होगा, व्हीजिंग साउंड होगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक। और जो एम्फाइजिमा, माय डियर, इसमें कंफ्यूज मत होना, एम्फाइजिमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो एल्वियोलाई की वॉल है वो क्या हो जाती है, डैमेज। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, डिक्रीज, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। उसका मेन कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं वहां पे जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाती है, डैमेज। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, डिक्रीज, उसको क्या बोलते हैं, एम्फाइजिमा, ठीक ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो कुछ ऑक्यूपेशन जहाँ पे कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग के काम ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है और स्टोन ब्रेकिंग होता है, तो वहाँ पे डस्ट उठती है बहुत ज्यादा, वो डस्ट जमते जाती है लंग्स के अंदर, और वो लीड करती है इन्फ्लामेशन को, और इन्फ्लामेशन लीड करता है किसको, फाइब्रोसिस को। किसको लीड करती है वो, इन्फ्लामेशन को, और इन्फ्लामेशन लीड करता है किसको, फाइब्रोसिस को, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोस टिश्यू हो जाता है, जिससे कि सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, सीरियस लंग डैमेज। ये आपका ऑर्डर क्या हो गया, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसकी समरी जो है, आप जितने भी चैप्टर है सबकी क्या पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन ही नहीं सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ेंगे। सबसे पहले समरी से हम स्टार्ट करेंगे, आपको एक बेसिक आइडिया पूरा लग जाएगा। और यदि समरी में थोड़ी सी कुछ ऊट पटांग लाइनें लिखी होती है, कभी कभी आपने देखने को मिला होगा कि वहां पे कुछ और लिखा है, समरी में कुछ और लिखा है, तो ये वाला जो कैच है वो भी आपको देखने को मिलेगा, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा नॉर्मल, ठीक। अब हम इसके जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें से सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही है, बस एक दो क्वेश्चन जो कि ट्रिकी हो सकते हैं वो बता रहा हूं मैं, कि डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, वो हमने देख लिया था, मगर इसका सिग्निफिकेंस वहां पे लिखा नहीं था। सिग्निफिकेंस क्या है माय डियर, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इंक्रीजेस द गैसेज एक्सचेंज, इट प्रमोट्स द एक्ट ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर एंड गेट रिड ऑफ द फॉल एयर। कि जब वाइटल कैपेसिटी हम लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज बढ़ जाएगा, बिकॉज गैस ज्यादा आएगी तो गैसेज एक्सचेंज बढ़ेगा, जिससे कि हमें फ्रेश एयर ज्यादा मिलेगी, और जो गंदी एयर है, फॉल एयर है, उसको बाहर निकालने में और आसानी होगी, जल्दी निकलेगी, ठीक। इसका ये सिग्निफिकेंस। और एक और क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग। ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बच जाती है लंग्स के अंदर, उसको क्या बोलेंगे। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसके बाद में जो बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बिकॉज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर हम क्या बोलते थे कि हम नॉर्मली रेस्पिरेशन करेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में क्या बच जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FRC। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब मैन हिल पे चढ़ता है, जब हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे हार्ट रेट बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। क्यों, ताकि बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होती है, तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ जाएगी ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके सफिशिएंट, और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी ताकि उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके जल्दी जल्दी, ठीक। और एक और क्वेश्चन पूछा है, इंसेक्ट में कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, ट्रेकल सिस्टम, स्पाइरिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पता है आपको। और सिग्मोइडल रीजन का, सिग्मोइडल क्यों होता है, उसका ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन,
क्योंकि जब पहली वाली बाइंड करती है तो जो दूसरी वाली जो ऑक्सीजन है वो और जल्दी बाइंड करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो मैंने पहले बता दिया सिग्मोइडल रीजन का क्या है, सिग्मोइडल कर्व का रीजन क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक। इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर खत्म होता है। हम आपको डीपीपीस देंगे, वो सॉल्व कर लेना, आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा। धन्यवाद।